क्लास लेके आई हूँ और मैं आज आपको करवा रही हूँ क्लास 10 की क्षितिज भाग 2। तो देखिएगा स्वयं प्रकाश का करवा रही हूँ नेताजी का चश्मा। तो सबसे पहले स्वयं प्रकाश का परिचय। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादक से जुड़े। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कौन से? वसुधा से। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। सूरज कब निकलेगा, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे। उन्हें पहल सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्ती जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। तो यह है ना, आप एक चीज देखना कि जो नेताजी का चश्मा है वो स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी है जो बताती है कि देशभक्ति किसी बड़े काम से नहीं बल्कि छोटे छोटे योगदान में भी दिखती है। कि जो आप देशभक्ति के प्रति काम कर रहे हो बड़े से नहीं, छोटे छोटे योगदान से भी दिखती है। कस्बे के चौराहे पर मतलब एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगी होती है और हर बार वो चश्मा बदलने वाला कैप्टन चश्मे वाला एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन मूर्ति के लिए चश्मा लगाकर वह अपने देश प्रेम को व्यक्त करता था। और अंत में जब वह मर जाता है और मूर्ति बिना चश्मे की होती है तो एक बच्चा सरकंडे का चश्मा बनाकर लगाता है, जो यह दर्शाता है कि देश प्रेम की भावना हर पीढ़ी में जीवित है, क्योंकि वो तो मर जाता है। उसके बाद जो एक लड़का होता है वहाँ सरकंडे के चश्मा बनाकर और जब लगाता है तो देश प्रेम की भावना मतलब पहले तो उनमें थी, उसके बाद में वो दूसरी पीढ़ी में आ गई। तो हर कोई अपनी तरीके से देश के लिए योगदान दे सकता है। तो इसके बारे में यही बताया गया। आप देखिएगा, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदी, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पति, पशु पक्षियों से, और इन सबसे देश प्रेम या प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम क्या है? देशभक्ति। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करती है। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है, तब मूर्ति बिना चश्मे की होती है, तो वहां एक बच्चा आता है जो सरकंडे का चश्मा बनाकर और उसको लगाता है। तो यहाँ पे क्या दर्शाया गया है कि उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी आती है या तीसरी पीढ़ी आएगी तो हर पीढ़ी में क्या है? देश प्रेम की भावना जीवित है। अब देखिए आगे, नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कब? 15वें दिन। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और 1-2 नगर पालिकाएं भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कभी सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिकाओं के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में यह कहानी है। पूरी बात तो तब पता चलेगी, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहा पोहा और चिट्ठी पत्री में बर्बाद
हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, मूर्ति को देखते ही क्या दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी कि देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व तो मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर सा दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब को कौतुक और बड़ा, वाह भाई क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा आया। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोले, कैप्टन चश्मे वाला करता है। इंपॉर्टेंट क्या करता है हालदार साहब को समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। कौन चेंज करता है? कैप्टन चश्मे वाला। क्या मतलब, क्यों चेंज करता है हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया होगा समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति क्या लगती है? बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उससे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा हो, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी के क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंकी, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा है, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। तो किसका नाम आया इसमें? मोतीलाल। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकाल दिया गया होगा। उफ, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक बुरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे
चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा, फौज में पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाले, कभी गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक आए और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसते ही पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखते लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखें पर सरकंडे से बना, ध्यान दीजिएगा, जब उसने देखा कि कैप्टन तो मर गया था, लेकिन उसके बाद भी कौन, जो नई पीढ़ी है ना, वो बताई गई है यहाँ पे कि सरकंडे से बना छोटा चश्मा वहां पे क्या था, रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। और यहाँ पे लेसन खत्म होता है। अब मैं करवा रही हूँ इससे अगला चैप्टर, तो देखिएगा आगे। चलो, यहाँ पे है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म, यहाँ पे एक चीज बताती हूँ आपको कि जब बाल गोविंद भगत इनका चैप्टर है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित एक ये रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र, जो एक 60 पार के ग्रस्त व्यक्ति के साधु जैसे जीवन, जैसे कबीर के प्रति इनकी अटूट निष्ठा, सरल अनुशासित जीवन शैली का यहाँ पे वर्णन किया है। जो खेती करते हुए भी अपनी फसल को पहले कबीर के मंदिर साहब में चढ़ाते हैं और प्रसाद से गुजारा करते थे, और जिन्हें मधुर संगीत से पूरा गांव झूम उठता था। क्या? बाल गोविंद भगत का। और जिनके मधुर संगीत से पूरा गांव झूम उठता था, और विशेषकर बेटे की मृत्यु पर उन्होंने शोक नहीं जताया, बल्कि भक्ति को महत्व दिया, और जो त्याग और सच्चे भक्ति भाव की यहाँ पर प्रेरणा देती है।
तो देखिएगा, सबसे पहले मैं इनका परिचय करवाती हूँ। रामरक्स बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में 1899 का हुआ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव, कठिनाई और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान हुआ 1968 में। 15 वर्ष की आयु में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक संपादन, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी पत्रिकाएं थी। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, इनका पूरी साहित्य जो था वो बेनीपुरी रचनावली के कितने खंडों में? 8। ध्यान दीजिएगा, कितने? 8 खंडों में प्रकाशित हुआ। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। पतितों के देश में इनका उपन्यास है। चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें क्या है? रेखा चित्र है। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये माटी की जो मूर्तें हैं रेखा चित्र है। इसमें 12 रेखा चित्र है और 12 जो रेखा चित्र है ना, उसी रेखा चित्र में एक ये बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र बताया गया है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है। जंजीरें और दीवारें संस्मरण है आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें क्या कलम का जादूगर क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का यहाँ पे प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता है कि बाल, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इसकी विशेषता क्या है कि जो बाल गोविंद भगत है ना, उसके माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे बाल गोविंद भगत ऐसा है कि इनका बेटा मर जाता है, लेकिन ये फिर भी क्या करता है? भजन कीर्तन करता है और कहता है कि आत्मा है ना परमात्मा से मिल रही है। और ये रोता नहीं है। जो इनकी पतोहू होती है वो रोने लग जाती है, उसको भी चुप करता है और कहता है, बेटी जो अब तुम रो मत, भजन कीर्तन करो, आप खुशी का माहौल है कि जो आत्मा है वो क्या है? परमात्मा से मिल रही है। अब आगे देखिएगा। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के होंगे। कितने? 60 के ऊपर के। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो दिख नहीं रहे थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते हैं। कमर पर एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते हैं। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत क्या थे? साधु थे। नहीं, बिल्कुल ग्रस्त। उनकी गृहिणी की मुझे याद नहीं है। उनके बेटे और पतों को मैंने देखा नहीं। थोड़ी खेती बाड़ी की थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। यहाँ पर लेखक बता रहा है बाल गोविंद भगत के बारे में। किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते थे। बाल गोविंद भगत क्या थे? साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं से खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। किसको? वेरी इंपॉर्टेंट, कबीर को। उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार मिलाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए नहीं बैठते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, वह ग्रस्त थे। क्या थे वो? ग्रस्त थे। लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर, देखो ध्यान दीजिएगा, जो उनके घर से कितने? 4 कोस दूर पर था एक कबीर पंथी मठ से मतलब।
वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में था, जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कभी हल चल रहे हैं, कभी रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे हैं, खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर, कलेवा का मतलब भोजन लेके जाती हूँ, बैठी है। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नहीं नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे समय अपने कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर रही है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इसी पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत क्या है, जादू है। भादों की वह अंधेरी अधरतियां, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई, बादलों की गरज, बिजली की तड़प में अपने आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार और दादुर के ट्रटर, दादुर का मतलब मेंढक, बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पिया व चमक उठे सखियां, चिप उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चींक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कूद उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देती। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर, जरा जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती है। इन दिनों सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते जाते 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी को लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया। अभी आसमान के तारे के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूर्व में लोही लगी गई थी, जिनकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। कौन सा तारा? शुक्र तारा। खेती बगीचा घर सब कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगाकर चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता है अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनका मस्तिष्क श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मी में उनकी संजा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ी और कर तालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे धुआरती तिहारती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाते। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बाल गोविंद भगत संगीत साधना रोजाना करते थे, लेकिन एक दिन उनका क्या देखा गया कि उनका पुत्र मर जाता है। उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं, संगीत कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिस दिन उनका बेटा मरा, इकलौता बेटा, मतलब उसका इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे भी और मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर भी ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि वे निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं।
बड़ी सास से उनकी शादी कराई थी। पतो बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उसने उसने उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत है, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। मतलब गांव वालों को पता चल गया कि उसका बेटा मर गया। सॉरी, हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से उसको ढक रखा था। वहां कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में उसकी पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश करिए, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। मतलब इसका यहाँ पे बेटा खत्म हो जाता है, मर जाता है, उसके बाद भी ये भजन गा रहा है और गांव की जो औरतें हैं इसकी पतोहू को चुप करा रहे हैं। लेकिन ये कहता है कि बेटा तू रो मत, यहाँ पे उत्सव मना। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, ये इसको जो पतो रो रही है उससे कहता है कि बेटा तू मत रो। और यहाँ बाल गोविंद भगत फिर भी गाए जा रहा था और गाते गाते कभी कभी अपनी पतों के नजदीक जाता और रोने के बदले उसको कहता कि तू तो उत्सव मना कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे हैं ना उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय पाता आया है। बेटे की क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतों से ही आग दिलवाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी होगी पतों के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतों रो रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन आपके लिए चल्लू भर पानी भी नहीं देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। मतलब यहाँ पे जब उसका बेटा खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो वो कहता है कि पतोहू तू अपने भाई को बुला और यहाँ से तू चली जा और अपनी दूसरी शादी करा ले। लेकिन वो मान नहीं रही थी, वो कह रही थी नहीं मैं आपकी सेवा करूंगी। तो वो कहता है या तो तू चली जा या मैं चला जाऊंगा। फिर क्या करती, पतो उसकी बात मान लेती है और वो घर छोड़कर चली जाती है। यही थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी क्या करती, मतलब उसको ही जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। कितने कोस पर? 30 कोस पर। वेरी इंपॉर्टेंट है। साधु को संबल लेने का क्या हक है, ग्रस्त किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर में से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इसी लंबे उपवास में वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया है किंतु टेक नहीं जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले थे नहीं वो। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छीजते लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे बाल गोविंद भगत का चैप्टर खत्म हो जाता है। इससे आगे देखिएगा अगला चैप्टर यशपाल। यहाँ है ना लखनवी अंदाज का है यशपाल। तो सबसे पहले मैं इसका परिचय करवाती हूँ, इसके बाद इसका उद्देश्य बताती हूँ कि आखिर लखनवी अंदाज क्या है। तो सबसे पहले यशपाल का परिचय। यशपाल का जन्म 1903 में, वेरी इंपॉर्टेंट, यशपाल का जन्म कब होता है? 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। कहाँ पे? पंजाब के फिरोजपुर छावनी में। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ी से ग्रहण करने के बाद लाहौर नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल में रहे। उनकी मृत्यु 1976 को हुई।
यशपाल रचनाओं में आम आदमी के सरोकार की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार है। वेरी इंपॉर्टेंट, यथार्थवादी शैली के क्या है? विशिष्ट रचनाकार है। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर है। उनके कहानी संग्रह में ध्यान दीजिएगा, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, वो दुनिया होनी चाहिए ना, दुलिया है वो दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय, उनका झूठा सच वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का क्या है? ये मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, तेरी मेरी तेरी उसकी बात, इनके अन्य क्या है प्रमुख? ये है उपन्यास है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। तो यहाँ पे जो झूठा उपन्यास है ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिएगा। और दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, तेरी मेरी उसकी बात, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा ये जो लखनवी अंदाज है ये क्या है कि यहाँ पे यशपाल के द्वारा जो ये व्यंग्यात्मक कहानी है, जो लखनऊ के नवाबों की खोखली शान जो क्या थी कि जो लखनऊ के नवाब थे ना, उनकी खोखली शान, दिखावे और आडंबरपूर्ण जीवन शैली पर कटाक्ष करती है। यहाँ लेखक ट्रेन के यात्रा के दौरान एक नवाब साहब से मिलता है और वो क्या करता है कि जो खीरे को सिर्फ सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक देता है, यह दिखाते हुए कि बिना कहानी के भी कहानी लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर जो यशपाल है ना, ये यथार्थवादी लेखक हैं और उन्होंने अपनी कहानियों में सामाजिक पाखंड जो है ना उन पर क्या किया है? प्रहार किया है। शैली क्या हो गई इसकी? व्यंग्यात्मक। अब देखिएगा आगे। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी, क्या है? बनावटी जीवन शैली का आदी है। मतलब दिखावटी ज्यादा, दिखावापन ज्यादा। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुफकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते, दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में एक नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं है था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो कहाँ का था ये? लखनऊ का। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष भाव दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता हो या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शोक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान के में आंखें चुरा ली। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरे कैसे खाए। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर इस स्थिति पर गौर करते रहे। ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाइए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जनाब दिया शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला।
फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाने लगे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुर्क दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते, लेकिन लोगों की नजरों में बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला सो कीजिए लखनऊ का बालम खीरा। कहाँ का? लखनऊ का बालम खीरा। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना भी तो उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही थी, मैदा भी जरा कमजोर है। किबला सोख फरमाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गई। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे को फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तोले से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारियों इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की परिकल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीब या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार के का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा, खीरा लजीज है होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार था आ सकता था तो बिना विचार घटना और पात्र के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। और यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। अब आगे चलते हैं नए लेसन पे। यहाँ पे हम करवा रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। क्या है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इनका परिचय करवाती हूँ, फिर बताती हूँ कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक किस प्रकार का स्मरण है। अब देखिए, यह ना एक सबसे पहले परिचय देखिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक, वेरी इंपॉर्टेंट, दिनमान के क्या थे? उपसंपादक, और पराग के संपादक। 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार भी थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख कृतियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टके लोग, इनका क्या है? कविता संग्रह। पागल कुत्तों का मसीहा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सोया हुआ जल, ये इनके उपन्यास हैं। लड़ाई कहानी है। बकरी इनका नाटक है। बकरी क्या है? नाटक। भों भों खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, बाल साहित्य है। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह, इंपॉर्टेंट है। खूंटियों पर टकेलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन पे सबसे इंपॉर्टेंट रचना है। सर्वेश्वर की पहचान मध्य वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्य वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखी के नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे ना,
उनमें बेबाक सच कहने का साहस इनमें था और साहस इन्होंने दिखाया भी था और दिखता भी है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। तो यहाँ पे ना जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक इनके द्वारा लिखित है वो एक संस्मरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, एक संस्मरण है, ये ध्यान रखना। जो फादर कामिल बुल्के के जीवन, उनके भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा के प्रति क्या है, प्रेम है और उनकी असीम करुणा व अपनत्व को यहाँ पे श्रद्धांजलि देता है, जिनमें वे हर दुख में सांत्वना और सुख में वात्सल्य प्रदान करते हैं, जैसे एक देवदार वृक्ष जो होता है अपनी शीतल छाया यहाँ पे देता है। यहाँ पे क्या है, पाठ का जो लेखक है वो सर्वेश्वर दास सक्सेना है और उनके मित्र यहाँ बेल्जियम के मूल निवासी हिंदी के विद्वान फादर कामिल बुल्के। ध्यान रखना ये एक क्या थे, ईसाई पादरी थे। और जो ये इसका अर्थ पूछे ना, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, तो एक विशेषण फादर बुल्के की विशाल यानी ममतामयी और दूसरे के दुख में पिघलने वाले हृदय को क्या करता है, दर्शाता है। अब देखिएगा आगे, तो मैंने बता दिया आपको यह क्या है, एक संस्मरण। संस्मरण स्मृतियों से बनता और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर दयाल का संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्म तो बेल्जियम यूरोप के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी है, वेरी इंपॉर्टेंट, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर दयाल का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिनकी झलक हमें एक संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो अब आगे देखिएगा, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहर बाग से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिनका अस्तित्व था, वह देश की इस यात्रा की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफेद चोगों से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 45 साल से इसका साक्षी था। वेरी कितना, 45। तब भी वह इलाहाबाद में थे और तब भी वह जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का जवाब मैं अपनी छाती से महसूस करता हूँ। तो किसका नाम आया, कहाँ, किस जगह का नाम आया, इलाहाबाद। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिनके बड़े फादर बुल्के थे हमारी हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं में बेबाक राय और सुझाव देते, हमारे घरों में किसी भी उत्सव और संस्कार में वो बड़े भाई साहब की तरह थे, मतलब जैसे पुरोहित जैसे खड़े हों, हमें अपने आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े हों। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखे देखे मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा और ममता तथा प्यार से लबालब छलकता महसूस किया। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहिने, माँ पिता सब थे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। घर में किसी की याद, वेरी इंपॉर्टेंट, की जन्मभूमि रैम्स चैपल।
माँ की याद आती है, बहुत याद आती है, फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते हैं। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र, वेरी इंपॉर्टेंट, अभिन्न मित्र कौन था? डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया, एक भाई काम करता है। उसका परिवार, बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उनके शादी की, फादर की एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने वाले से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों किसी सरलता से मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होते ने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तब एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह आता है कि उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते। ध्यान दीजिए कहाँ पे? दार्जिलिंग। कलकत्ता कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। वेरी इंपॉर्टेंट, कलकत्ता बीए और इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। वेरी इंपॉर्टेंट। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया था, नील पंछी के नाम से। किस नाम से? नील पंछी के नाम से। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दीजिएगा। बाद में वह सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया और वहीं बीमार पड़े। पटना आए, दिल्ली आए, चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर झुंझलाते देखा कि और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा की दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह है, जो जीवन को नया राह दिखाती है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथ की सूजी अंगुलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी। तरलता जम गई। वह 18 अगस्त 1982, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब? 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंशी जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतारे रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छाया वाली सड़कों से कब्र गाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया था, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छाया थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत। जैनेन्द्र कुमार, ध्यान दीजिए कौन कौन? जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन जैसे मसीही समुदाय के लोग, पादरी गण उनके बीच में। गैरिक वसन अपने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक
डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले खामोश की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीह विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में से ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हमसे सबसे अधिक छायादार फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय, वेरी इंपॉर्टेंट, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उसके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा नया चैप्टर, आगे देखिएगा। अब है मनु भंडारी की एक कहानी, यह भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, देखिएगा। सबसे पहले इनका जीवन परिचय। मनु भंडारी का जन्म कब होता है? 1931 में गांव भानपुरा जिला मदशोर मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। स्वतंत्र हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी की प्रमुख रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट है। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये क्या है इनके कहानी संग्रह। आपका बंटी वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। महाबोझ। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन हुआ। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मनु भंडारी की कहानियां हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिकता अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। तो एक कहानी यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो यह बात जान ले कि मनु भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उसके लेखक के जीवन से जुड़े हुए हैं। इसने पहले ही बता दिया कि ये है ना एक मतलब सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं है इसकी, बल्कि यह उन व्यक्तियों की घटनाएं हैं जो उसके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मनु जी की किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों का प्रकट किया है। सन 1946-47 की आज़ादी की आंधी ने मनु जी को जो अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उनका उत्साह है, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। अब आगे देखिएगा। एक कहानी यह भी। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में जन्मी थी। लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से शुरू होता है? अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। तो ये 2 फैक्ट भाई। जन्म तो इनका हुआ मध्य प्रदेश के भानपुरा में, और जो इनकी कहानी स्टार्ट होती है ना,
इनकी यादों का जो सिलसिला है वो कहाँ से, अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच में या तो कुछ पढ़ते रहते या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। ठीक है, नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे। ध्यान दीजिएगा, अजमेर से पहले इनके पिता कहाँ थे, इंदौर में, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया था, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचते। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। पर यह सब तो मैंने केवल सुना है, देखा है। तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके का कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत थी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विषमताओं का भागीदार बनाए। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती, थरथराती रहती थी। अपने हाथों के विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोट होगी वे जिन्होंने आंखें मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतनी सक्की बना दिया कि जब जब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते। यह है पितृगाथा, इसलिए मैं नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या कि अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दिया। मैं काली हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इनका परिचय देखिएगा। ये काली थी, बचपन में दुबली थी और मरियल थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। बचपन में मुझे 2 साल बड़ी, खूबी गोरी, स्वस्थ और हंसमुखी बहन सुशीला से हर बात में तुलना। इनकी जो बहन थी ना सुशीला, वो इनसे 2 साल बड़ी थी। क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी थी? नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेख की उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को भी आती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी की सकी स्वभाव में मैंने भन्ना जाती थी। आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके सकी स्वभाव की झलक दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, होश संभालने के बाद ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझसे हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रियाओं के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में। केवल भारी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वाले को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठ रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं से बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। पिता के ठीक विपरीत, ध्यान दीजिएगा, पिता के ठीक विपरीत हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, मतलब पिता थे वो ज्यादा पढ़े लिखे थे और माँ इनकी बेपढ़ी थी, धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहनशील थी, मतलब इनकी माँ। शायद उनमें पिताजी की हर ज्यादाती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। वे मतलब उनकी माँ,
उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों को सारा लगाव शायद सहानुभूति से माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न ही उनकी सहिष्णुता, गैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त करके मैं अपने पर लौटती हूँ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं, ध्यान दीजिएगा, ये 5 भाई बहन थे, उनमें सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी की शादी के समय मैं 7 साल की थी। उसकी एक धुंधली सी याद मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला, ध्यान दीजिएगा, को मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेले खेले। कौन कौन से खेल खेलते थे? कौन से खेल खेले? सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टोपी, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए। ये इंपॉर्टेंट है भाई, खेल अगर पूछे तो ध्यान रखना। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूं खेलने को हमने भाई बहनों की गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन इनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर अधिक रहता था और हमारी सीमा भी घर, और इनकी सीमा क्या थी? घर थी। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। मतलब जो पहले के परिवार थे ना, एक दूसरे से बहुत जुड़े होते थे। इसी मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वाले हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारा, अपनी युवावस्था आरंभ किया। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में बड़ी हुई, लेकिन इनकी छाप मेरे मन में कितनी गहरी है, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल में भी उनकी भावभंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से उतरते चले गए। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की, वेरी इंपॉर्टेंट, दास साहब अपने व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उम्र में, देखो ध्यान दीजिएगा, अनिवार्यता क्या थी? इनकी योग्यता थी कि उम्र में 16 वर्ष, शिक्षा में मैट्रिक, ध्यान दीजिएगा, उम्र में कितनी? 16 वर्ष, और शिक्षा में मैट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सन 1944 में सुशीला ने योग्यता प्राप्त कर ली थी और शादी करके कहाँ पे गई वो? कोलकाता। दोनों बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुक्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे, वेरी इंपॉर्टेंट। रसोई को क्या कहते थे? भटियार खाना। और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहस होती थी, मतलब लड़ाई झगड़ा होते थे। बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था। चाय पानी का नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं वहां बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश के चारों तरफ क्या हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ हो रहा है। सन 1942 के आंदोलन के बाद तो सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियों, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारी और देशभक्ति शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन में आक्रांत रहता था। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव के, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ये हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से इनका परिचय हुआ। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने कखहरासी का 1 साल पहले ही कॉलेज बना और वे इसी साल नियुक्त हुई थी, उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद
चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की, तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद्र से बढ़कर जैनेन्द्र इंपॉर्टेंट है। देखो, शरत प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, यज्ञ, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। फिर तो फैलती चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी के छोटे छोटे सरल सहज वाक्य वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया। सुनीता, ये है ना जैनेन्द्र का उपन्यास है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सुनीता इनका बहुत अच्छा लगा था। अज्ञे जी का उपन्यास कौन था? शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा, जो उनके मन को इस कदर बांधा कि इसी झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ, कुछ शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों, और ये ना इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ना ध्यान देना, देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 1946-47 के दिन वे स्थितियां, उसमें वैसे ही घर में बैठे रहना संभव था। भला प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था, और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी, और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर मचा हुआ था, और घर में पिताजी की आज़ादी की सीमा यह थी कि उनकी स्थितियाँ, उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठू बैठू, जानू समझू, हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी को दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो, तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ, राजेंद्र से शादी की, तब तक वह चलता ही रहा। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, किससे शादी की इसने? राजेंद्र से। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी, और उनके जीवन की धुरी का था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बन जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई। एक बार कॉलेज में प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले, बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हुई। यह लड़की कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले ही पढ़े हैं, किसी ने यह दिन नहीं दिखाए। गुस्से से बनाते हुए वे गए, लौटकर क्या कह बर्फा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुब्बार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे खुश ही थे, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चलता है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुम्हें घर पर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं। अगर तुम लोग एक इशारा कर दो तो क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और कहाँ गर्व भरी बातें कहकर आए हैं। यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी की ये बातें सुनाते रहे, और मैं अवाक, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, मैं अपने कानों पर, ना तो इसको आंखों पे विश्वास हो रहा था, ना अपने कानों पर, कि पिताजी ये मेरे को सही में कह रहे हैं। एक घटना और, आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज, स्कूल, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का
पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, चौपड़ पर इकट्ठा हुआ। फिर हुई भाषणबाजी। इसी बीच पिताजी एक निहायत तकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू को की तो मत मारी गई। पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है आपने लड़कियों को आज़ादी दी है, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती है, उड़धंग मचाती फिर रही है। वह हमारे आपको घर की लड़कियों की शोभा नहीं देती है। सब कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे जो आग लगाकर चले गए। पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस यही रह गया था कि लोग घर आकर थू थू करते चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इन सब से बेखबर मैं रात होने पर लौटी तो पिताजी एक बेहद अतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानी कौन थे? अंबालाल जी, वेरी इंपॉर्टेंट है, बैठे थे। मुझे देखते उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। लाओ आओ मन्नू आओ। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया था। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसते ही भंडारी जी का घर से निकलना भी कहो? यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे कि पिताजी के चेहरे पर संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर की गुस्से वाली बात बताई तो मैं राहत की सांस ली। आगे पीछे मुड़कर देखती हूँ, इतना तो समझ आता ही है। क्या तो उस समय मेरी उम्र थी, क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो मुझे मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझके या धुआंधार बोलते चले जाना इसके मूल में रहा होगा। पर पिताजी कितनी तरल के अंतर विरोधों के बीच जीते थे। वे एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भगाने और हुड़दंग मचवाने के, कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस तरह बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना ही मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिरी 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने बड़ी खड़ी बहुत बड़ी चीर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? 15 अगस्त 1947, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ लेसन खत्म होता है। अब पार्ट में सेकंड लेके आऊंगी जिसमें आपका क्लास 10 की जो क्षितिज भाग 2 है वो कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।